हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आज हमारा टॉपिक जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जानने से पहले हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट क्यों दिखाता है? हम जनरली ये कहते हैं कि मूवमेंट जो भी दिखाता है वो जिंदा होता है, अलाइव होता है। फॉर एग्जाम्पल सीड, जब ये जर्मिनेशन करते हैं तो वहां से एक प्लांट निकलता है। तो सीड में जो प्लांटलेट होता है वो मूवमेंट दिखाता है, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। पर कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ये इनकी ग्रोथ के लिए जरूरत है ही नहीं, पर फिर भी ये मूवमेंट दिखा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मूवमेंट एक ऑर्गेनिज्म दिखाता ही क्यों है, मूवमेंट की वजह क्या है? तो मूवमेंट एक्चुअल में एक रेस्पॉन्स होता है जो एक ऑर्गेनिज्म दिखाता है टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। जो हमें एनवायरमेंट से कोई भी स्टिमुलस आता है उसके खिलाफ हम जो रेस्पॉन्स देते हैं उसे हम मूवमेंट कहते हैं। फिर ये ग्रोथ के लिए जरूरी हो या ना हो, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये मूवमेंट्स ऐसी नहीं होती है। इन मूवमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया हुआ सिस्टम होता है, इसीलिए हम इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस टॉपिक को, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी इन ए प्रॉपर मैनर सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स है, ये जो है ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तालमेल रखते हैं और फिर ये इकट्ठे काम करते हैं किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। इसीलिए इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमारे पास जो स्टिमुलस आते हैं एनवायरमेंट से, वो या तो लाइट की सूरत में होगा, या हीट होगा, या न्यूट्रिएंट्स या फूड होगा। तो इन सारे स्टिमुलस को हम जो रिस्पॉन्स देते हैं डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारी आंखों पे जब लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। हमें जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच होता है तो हम अपना हाथ जो है वो उससे दूर कर लेते हैं। इसी तरह जब हमारे सामने खाना रखा जाता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सारे रेस्पॉन्सेज जो हम इन स्टिमुलस को देते हैं, ये एक सिस्टम कंट्रोल करता है, जो इसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उस सिस्टम में फिर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, जो हम आगे बात करेंगे उनके बारे में। अब हम पहले बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। जैसे कि हम ह्यूमन्स में देखते हैं, ह्यूमन्स में क्या होता है? ह्यूमन्स में ब्रेन होता है जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। पर प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, ये लैक करते हैं ब्रेन, इनमें कोई दिमाग है ही नहीं, या इनमें कोई और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है नहीं। जैसे हमारे ब्रेन के अलावा हमारे पास स्पाइनल कार्ड है या इसके नर्व्स हैं, इनमें ना नर्व्स है ना कोई ब्रेन है, ना इनके पास कोई एंडोक्राइन सिस्टम है। पर ये फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाते कैसे हैं? ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जो इनको मिलता है, इसको रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ये रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को? हार्मोन्स और केमिकल्स की वजह से। इन प्लांट्स द हार्मोन्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर इन टू वेज। अब यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं प्लांट्स में, ये कैसे अब काम करते हैं? ये दो तरीकों से काम करते हैं। या तो ये ग्रोथ पे कोई इफेक्ट डालेंगे प्लांट्स की। फॉर एग्जांपल, जब एक सीड जर्मिनेट होता है, सीड से क्या निकलता है? प्लांटलेट। उस प्लांटलेट को ग्रोथ करने की जरूरत है ताकि उससे एक फुल फ्लेजेड अडल्ट प्लांट बने। तो ये सारा सीड जो है, ये कैसे निकलता है, ये कैसे बनता है, इससे प्लांटलेट कैसे निकलता है, ये काम कौन करता है? हार्मोन्स। तो ये ताकि ये उसकी ग्रोथ करवा सके। तो प्लांट क्या दिखाता है? मूवमेंट। जो मूवमेंट क्या है? ग्रोथ रिलेटेड। या हार्मोन कैसे काम करेगा? ये प्लांट की शेप चेंज करेगा। और शेप ही चेंज कैसे करेगा? जब एक प्लांट से या तो पानी बाहर निकाल देगा, या इसके पानी अंदर डालेगा, ताकि प्लांट जो मूवमेंट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 9th में देखा होगा, ये प्लांट सेल है। फॉर एग्जांपल रफली, ये प्लांट सेल वॉल है बाहर का, और अंदर का सेल मेम्ब्रेन है। अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो इस सेल का क्या होगा? ये स्वेल हो जाएगी। पर अगर इसके अंदर, अगर अब पानी बाहर निकल गया, तो ये सेल जो है ये श्रिंक करेगी। इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं ट्रिगर चेंजेस।
जो एक प्लांट सेल दिखाती है पानी लूज करके या पानी एब्जॉर्ब करके। अब प्लांट मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा, या तो वो ग्रोथ को रिलेटेड है या वो ग्रोथ से दूर दूर तक इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो प्लांट मूवमेंट्स दो टाइप्स के हैं, नास्टिक मूवमेंट्स जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इनका ग्रोथ के साथ कोई रिलेशन है नहीं, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स है ट्रॉपिज्म जो ग्रोथ पे डिपेंड करती है। पहले हम देखेंगे नास्टिक मूवमेंट्स होती क्या है। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स है। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या हुआ, इस पे कोई डायरेक्शन का कोई हार्मोन किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, ये ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये कैसे हो जाती है, ट्रिगर चेंजेस जो हमने पहले पढ़ा, या तो सेल पानी अब्सॉर्ब करके स्वेल हो जाएगी या वो पानी लूज करके श्रिंक हो जाएगी। दीज आर क्विक रिएक्शंस, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बहुत क्विक रेस्पॉन्स होता है। नास्टिक मूवमेंट जो भी होती है ये क्विक रेस्पॉन्स होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम माइमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट जिसे हम कहते हैं, जब हम इसे टच करते हैं तो ये क्विकली अपने लीव्स को फोल्ड करता है, पर कोई ग्रोथ हमें यहाँ पर नहीं दिखती है। तो एक मूवमेंट्स कैसे करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो नास्टिक मूवमेंट से ये दो तरह के होते हैं, या तो ये सिस्मोनास्टिक होगा या निक्टनास्टिक होगा। आइए अब चलते हैं और देखते हैं सिस्मोनास्टिक और निक्टनास्टिक क्या है। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो हम रेस्पॉन्स देते हैं किस चीज को, जब हमें स्टिमुलस टच होता है, शॉक होता है। जैसे आपने माइमोसा प्यूडिका में देखा, जब हम माइमोसा प्यूडिका के लीव्स को टच करते हैं तो ये इमीडिएटली अपने लीव्स को फोल्ड करता है। ये होती है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स। निक्टनास्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, जो डायरनल वेरिएशंस दिखाता है। डायरनल मतलब क्या है, जो डे और नाइट डेली जो इसकी वेरिएशंस होती हैं, दिन में क्या पोजीशन होगी और रात में कौन सी पोजीशन दिखाएगा है, उन मूवमेंट्स को हम डायरनल मूवमेंट्स कहते हैं, निक्टनास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा हम इन्हें स्लीप मूवमेंट्स भी कहते हैं। निक्टनास्टिक मूवमेंट्स या तो लाइट की वजह से होगा, क्योंकि दिन में लाइट होती है रात में होती नहीं है, या फिर स्टिमुलस क्या होगा, टेम्परेचर दिन में ज्यादा होता है रात में कम होता है। अगर स्टिमुलस लाइट है तो उन मूवमेंट्स को हम फोटोनास्टिक कह सकते हैं, और अगर स्टिमुलस टेम्परेचर है तो थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब दिन में लाइट होती है, प्लांट जो है वो उसी लाइट के लिए, लाइट की तरफ जो है वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं फ्लावर्स की। इसी तरह कुछ प्लांट जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने फ्लावर्स की पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डे में फ्लावर पोजीशन कुछ और है और रात में फ्लावर पोजीशन कुछ और है। इन मोमेंट्स को हम सेस्मोनास्टिक मोमेंट्स कहते हैं, निक्टनास्टिक मोमेंट्स कहते हैं, जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है अकॉर्डिंग टू द डायरनल चेंजेस। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की। ये जो मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, ये ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स है। डायरेक्शनल मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगा, या तो उस स्टिमुलस से दूर ग्रोथ होगा या उस स्टिमुलस से नजदीक ग्रोथ होगा। ये जो मूवमेंट्स है ये स्लो है, ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होती है रिलेटिव टू निक्टनास्टिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट अगर स्टिमुलस की टुवर्ड्स मूवमेंट होगी, इफ द मूवमेंट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, इसे हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर मूवमेंट जो है ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है, इसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिज्म के अब टाइप्स है, और टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं, स्टिमुलस क्या है। अगर स्टिमुलस जो लाइट है तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। शूट्स जो है ये यूजुअली ग्रो करते हैं टुवर्ड्स लाइट, इसलिए हम इन्हें पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। और रूट जो है ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म होते हैं, मतलब ये ग्रो करते हैं अवे फ्रॉम द लाइट। जैसे कि आप देखते हैं रूट्स ग्रो कहाँ पर होते हैं, ये जमीन के अंदर होती है, जमीन में कोई लाइट नहीं होती है, तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, अवे फ्रॉम द लाइट ये ग्रोथ दिखाते हैं। दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो जियोट्रॉपिज्म है। जियो मतलब रिलेटेड टू अर्थ, और अर्थ में क्या होता है फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे होता है वो उसको अपनी तरफ पुल करता है। और वो फॉर एग्जांपल हम कोई पत्थर फेंकते हैं ऊपर,
तो वो फिर कुछ टाइम बाद वापस आता है। क्यों? क्योंकि जमीन उसे पुल करती है अपनी तरफ। तो अगर मूवमेंट ग्रेविटी के हिसाब से ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगी, ग्रेविटी कहाँ है? जमीन की तरफ। अगर जमीन की तरफ मूवमेंट होगी तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, जो कौन दिखाते हैं? रूट्स। और अगर अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूवमेंट होगी, उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जो शूट्स दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये प्लांट का टिप है या शूट है जो सनलाइट की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये रूट्स है, ये जमीन की तरफ ग्रोथ करते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट्स जमीन के ऊपर आसमान की तरफ ग्रोथ करते हैं, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब केमिकल्स, रेस्पॉन्स टुवर्ड्स केमिकल्स। फॉर एग्जांपल हम फर्टिलाइजर डालते हैं प्लांट्स को, तो रूट्स जो हैं वो वहीं ग्रोथ करते हैं जहां से फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे पॉजिटिवली कीमोट्रॉफिक। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है ये। अब अगर रेस्पॉन्स वाटर की तरफ है, यहां पर दिखाई दे रहा है, मॉइस्चर जहां पर है तो रूट उसी की तरफ जा रहा है, इसे हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, जो रूट्स दिखाते हैं। प्लांट हार्मोन्स, अब इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी प्लांट्स में हैं जो मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। जो केमिकल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, उन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स अब डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है। ऑक्सिन का जो जनरल फंक्शन है, ये सेल एनलार्जमेंट करता है, यानी अगर सेल की ग्रोथ इतनी है तो इसे बढ़ाकर इसको एनलार्ज करेगा या सेल डिफरेंशिएशन करेगा। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? अगर ये एक जनरल सेल है, स्टेम सेल है, इसको ये एक पर्टिकुलर फंक्शन देगा। फॉर एग्जांपल इसको ये लाइट एब्जॉर्ब करने के काम देगा, दूसरी सेल को ये केमिकल एब्जॉर्ब करने का काम देगा, किसी और सेल को ये वाटर एब्जॉर्ब करने का काम देगा। इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया एक सेल को एक पर्टिकुलर काम के लिए लगाना। जिबरेलिक एसिड का काम क्या है? ये ब्रेक करता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? जब एक सीड को एनवायरनमेंट में एक हार्श क्लाइमेट मिलता है, फॉर एग्जांपल विंटर्स में बात करेंगे, सीड्स ज्यादा ग्रो नहीं होती हैं, ज्यादा पेड़ पौधे ग्रो नहीं दिखाते। ये अपने क्या करते हैं? ये अपने सीड्स में छुपे बैठते हैं, ये कोई ग्रोथ नहीं करते। फिर जब हार्श क्लाइमेट खत्म हो जाता है तो जिबरेलिक एसिड रिलीज हो जाता है, जो इस सीड से प्लांटलेट निकालता है। उसे हम ब्रेक कर डोरमेंसी ब्रेक कहना कहते हैं। साइटोकाइनेल्स, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन इन प्लांट्स। साइटोकाइनेल का काम क्या है? ये सेल डिवीजन करता है, एक सेल से दो सेल बनाना, दो से चार, ये सेल डिवीजन का काम है साइटोकाइनेल को। और एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता ही है, ये टिनी पोरस होते हैं लीव्स में या कभी स्टेम में भी होते हैं, जो जहां से वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है प्लांट का। इसको क्लोज करने का काम एब्सिसिक एसिड को है और ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। अब हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला है प्लांट हार्मोन्स को। कुछ प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी ये ग्रोथ बढ़ाते हैं। ग्रोथ कैसे करते हैं वो? या तो वो सेल डिवीजन करेंगे, या सेल डिफरेंशिएशन करेंगे, या सेल का एनलार्जमेंट करेंगे। ऑक्सिन का काम है, ये जिबरेलिक एसिड का काम है, और साइटोकाइनिन का काम है ग्रोथ को प्रमोट करना। ग्रोथ इनहिबिटर का काम क्या है? जो ग्रोथ को बंद करता है, यानी सेल डिवीजन को रोकता है या सेल एनलार्जमेंट को रोकता है, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। और कुछ ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स वो हैं जो दोनों काम करते हैं, कभी ये इनहिबिटर बनते हैं तो कभी ये प्रमोटर बनते हैं। फॉर एग्जांपल इथिलीन, ये गैस है इथिलीन। अब हम ऑक्सिन की बात करेंगे, इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे सारी प्लांट हार्मोन्स के बारे में। पहले हम ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सिन का जो एग्जांपल है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जो इसका केमिकल नेम है। ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सिन का काम है सेल इलांगेशन, यानी सेल को बढ़ाता है, सेल की डायमेंशन जो है वो इंक्रीज करता है, चाहे फिर वो रूट की हो या स्टेम की। एपिकल डोमिनेंस इसका काम है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसमें यहाँ टिप पर बड़ है, ये हो गई ब्रांच। इस ब्रांच पे वो बड़ होगा, उसे हम लेटरल बड़ कहते हैं। लेटरल मीन्स साइड से होगा। ये है एपिकल बड़।
एपिकल मतलब ये टॉप पे है। ये ग्रोथ जो है वो इस एपिकल बड की करेगा, इसे हम एपिकल डोमिनेंस करेगा। यानी इसका मतलब है जब ऑक्सीजन होगा प्लांट को दिया, ऑक्सीजन हम देंगे तो वहां पर ग्रोथ इसकी नहीं होगी, सिर्फ एपिकल बडों की होगी। इसे हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ये काम है इंडोल 3 एस्टिक एसिड का, जिसे हम ऑक्सीजन भी कहते हैं। इसी तरह ये इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट को बनाता है पर फर्टिलाइजेशन के बगैर। फर्टिलाइजेशन आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में, जब एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट के साथ मिलता है, स्पर्म फॉर एग्जांपल मेल गेमेट है, ये एग के साथ मिलता है तो वहां पर एक सेल बनती है जिसे हम जायगोट कहते हैं। इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब एक मेल और फीमेल गेमेट एक दूसरे के साथ मिलता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर फ्रूट इसके बगैर ही बनता है, जिसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन की 2,4-D। 2,4-D काम हो आता है हमें एज ए हर्बिसाइड। हर्बिसाइड वो केमिकल होता है जो हर्ब्स को, अनवांटेड ग्रास जो होता है उसको खत्म करता है। कुछ फ्लावर्स में ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग, यानी ये फ्लावर्स की ग्रोथ ज्यादा करवाता है। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल में ऑक्सीजन का काम है फ्लावरिंग कराना। और कहीं पर ये स्टेम कटिंग्स जो होते हैं उनमें हम रूटिंग करते हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे प्लांट्स में कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं या लेयरिंग करते हैं, हम किसी और प्लांट का जो स्टेम है वो थोड़ा सा काटते हैं और फिर इस स्टॉक पे लगाते हैं। इसे हम कहते हैं शियान। जो हम स्टेम लगाते हैं और जिसका हम रूट लेते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक। कभी कभी इन स्टेम कटिंग्स पे रूट्स जनरेट होते हैं, जो काम है ऑक्सीजन का। अगर हम स्टेम कटिंग को ऑक्सीजन डालेंगे तो यहाँ पर इसके भी रूट्स जनरेट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जिबरेलिक एसिड की। जिबरेलिक एसिड भी एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। पहले इसका काम जो है वो हम देखेंगे, वो बोल्टिंग है। बोल्टिंग का मतलब क्या हो गया, इंटरनोड जो होते हैं इनको इलांगेट करना। फॉर एग्जांपल ये ज्यादातर रोजेटी प्लांट्स जो कैबेज हैं या बीट है इनमें काम करता है ये नोड्स। आपने शुगर केन में देखा होगा या मेज में देखा होगा, सिस्टम ऐसे होता है कि जैसे इसे जोड़ा गया हो। तो यहाँ पर इस नोड और इस नोड के दरमियान जो भी सिस्टम की लेंथ है इसे हम इंटरनोड कहते हैं। और इन्हीं इंटरनोड की इलांगेशन करता है, इनके डायमेंशंस को इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, इसे हम बोल्टिंग कहते हैं। और जिबरेलिक एसिड का काम है डिले सेनेसेंस। सेनेस का मतलब है बुढ़ापा, एजिंग। ये प्लांट को बूढ़ा होने से में देर से बूढ़ा कर देता है ये प्लांट को। इसी तरह ये इंड्यूस पार्थेनोकार्पी करता है, यानी फ्रूट को बनाता है फर्टिलाइजेशन के बगैर, जैसे ऑक्सीजन करता है। और एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रिवर्स द डवार्फिज्म। डवार्फिज्म का मतलब क्या हो गया, जो कोई प्लांट छोटा रहता है। तो अगर कोई प्लांट छोटा है तो उसे हम जिबरेलिक एसिड देके उसे बड़ा कर सकते हैं। इंड्यूसिस मेलनेस, किसी प्लांट को ये मेल बनाता है। कैनबिस में, कैनबिस जो चरस गांजा होता है उसको ये मेल बनाता है। अगर वो फीमेल भी होगा उसे जिबरेलिक एसिड देके हम मेल बना सकते हैं। और ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ये खत्म करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है ये लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, एडवेंटिशियस शूट्स को प्रमोट करता है ग्रोथ। जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन, ये जो है ये लेटरल ग्रोथ, ये एपिकल ग्रोथ करवाता है। अगर एपिकल बड है ये इसकी ग्रोथ करवाता है। वो किसका काम है, ऑक्सीजन का। अब अगर हमें ये ऑक्सीजन का इफेक्ट जो है रिवर्स करना होगा, ये खत्म करना होगा, तो हम इसे साइटोकाइनिन देंगे तो ग्रोथ अब इसकी नहीं होगी, साइटोकाइनिन देके अब लेटरल ग्रोथ होगी, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होगी। इसके अलावा ये हेल्प करता है इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस विद ऑक्सीजन, ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। क्लोरोप्लास्ट जो है उसका काम क्या है, उसमें क्लोरोफिल होता है जो फिर फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमें साइटोकाइनिन भी दे सकते हैं। प्रमोट्स द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिलेज द लीफ सेनेसेंस, ये लीव्स को एजिंग से बचाता है, बूढ़ा होने से बचाता है। एब्सिसिक एसिड जैसे कि आपने पहले ही देखा, ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकता है। ये एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स करता है। लीव्स और फ्रूट्स के एब्सिशन का मतलब क्या हो गया, अब इनसे क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, अब ये येलो हो जाएंगी और इसका मतलब क्या हो गया, ये अब बूढ़े हो गए हैं और ये अब
नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ये कब होता है? जब हार्श क्लाइमेट्स होते हैं तो सीड्स को ग्रोथ, सीड से अगर प्लांटलेट निकल जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा एनवायरनमेंट में, इसीलिए एब्सिसिक एसिड इससे रिलीज हो जाता है जिससे वो सीड जर्मिनेशन हो जाती है। इसी तरह ये सेनेसेंस लीव्स में लाता है। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा। इट एक्सेलरेटेड डोरमेंसी इन सीड दैट इज यूजफुल फॉर स्टोरेज पर्पज। ये डोरमेंसी को इंक्रीज करता है, यानी उस सीड को वो ग्रो करने से बचाता है, ग्रो ही करने नहीं देता, जिसकी वजह से जो भी स्टोरेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ सीड्स हो जाते हैं, कैरेट में आपने देखा होगा जो हम खाते हैं वो फ्लैश होता है उसका। इसी तरह सीड्स जो होते हैं उनमें स्टोर होता है कुछ फैट्स वगैरह, एंडोस्पर्म, जो फिर हम खाते हैं जब ये सीड डोरमेंसी करता है। अगर उससे ग्रोथ होगा तो हमें वो मिलेगा ही नहीं। स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस। जब कभी किसी प्लांट को वाटर स्ट्रेस होता है, यानी पानी जो है वो कम हो जाता है, तो पानी बचाना है स्टोमेटा के थ्रू। आपको पता ही है वो पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। तो उससे बचने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देता है एब्सिसिक एसिड, जिससे पानी जो है वो बच जाता है। अब यहाँ तक हमने जो बात की थी वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में था। इसमें हमने सारे डिटेल्स कवर किए, हार्मोन्स भी कवर किए। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में। एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले है। ये दोनों सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, बहुत एडवांस्ड सिस्टम्स हैं प्लांट्स से। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो हमें मदद करते हैं, जो नर्वस सिस्टम को मदद करते हैं कोई भी काम करने के लिए। और जो इन्हें सिक्रेट करने वाले कौन होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्वस सिस्टम है जो बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का, स्पाइनल कार्ड का, ये है स्पाइनल कार्ड। फिर स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलते हैं और ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं वो बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक होगा, जो ऑर्गन्स या ग्लैंड्स इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करेगा वो ऑटोनॉमिक है। या सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कम्युनिकेट करेगा हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है आईज वगैरह। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करता है वो या तो सिंपैथेटिक होगा या वो अरोज करेगा, हमें फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट करेगा, हमारी हार्ट बीट जो तेज हो जाती है वो करेगा, या फिर हमें काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, हार्ट बीट कम हो जाएगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ बात करता है। सेंसरी, सेंसरी मतलब हम सेंस कर पाते हैं, फॉर हम स्किन के थ्रू हम सेंस कर पाते हैं कुछ चीजें, आइज के थ्रू, नोज के थ्रू हम स्मेल करते हैं, या टंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं। तो ये एफरेंट नर्वस सिस्टम इसमें आता है। एफरेंट का मतलब क्या होता है? जो सिग्नल लेता है। और मोटर, मोटर का मतलब क्या है? एफरेंट नर्वस सिस्टम का हिस्सा है मोटर आउटपुट, जो सिग्नल ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से फिर उस ऑर्गन को देता है। अब हम पहले बात करेंगे न्यूरॉन की। न्यूरॉन ही जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जैसे सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट किसका? बॉडी का, यानी एक एक सेल से बॉडी बनती है, इसी तरह एक एक न्यूरॉन से पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ईच न्यूरॉन जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, डेंड्राइट, साइटॉन जिसे हम मेन बॉडी और सोमा कहते हैं, और एक्सॉन। डेंड्राइट जो है ये रिसीव करता है इम्पल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं यानी सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर ये डेंड्राइट जो है यहाँ से सिग्नल जो है वो जाती है सेल बॉडी में, मेन सेल बॉडी में, ये प्रोसेस करती है इम्पल्स को, ये देखती है कि ये इम्पल्स जो है ये किस चीज का है, ये क्या है, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर एक्सॉन जो है ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन्स को, फिर यहाँ से एक और न्यूरॉन होगा यहाँ से जो इसको रिसीव करेगा, वो फिर आगे भेजेगा दूसरे न्यूरॉन को, फिर ये अल्टीमेटली उस बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाएगा जहां इसे रेस्पॉन्स देना है। फिर वो बॉडी ऑर्गन मसल होगा या ग्लैंड होगा एटसेट्रा। एक्सॉन जो है ये माइलिनेटेड होगा या नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब क्या है? इसको माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, उसे हम माइलिनेटेड कहते हैं। पर ज्यादातर जो है इम्पल्स ट्रांसमिशन तेज किसमें होती है, फास्ट किसमें होती है? वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होती है। क्यों ऐसा होता है? जो ये माइलिन शीथ है ये एक्ट करती है एक इंसुलेटर की तरह।
इंसुलेटर मतलब इससे कोई करंट पास नहीं होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो ये नर्वस सिस्टम जो काम करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। जब यहाँ पर एक इंसुलेटर के पास से सिग्नल पहुँच गया, तो ये यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से जंप करता है इस जगह पर, इस नोड पर। फिर यहाँ पर भी फिर से मान लीजिए शीथ है, इंसुलेशन है, फिर ये यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर, यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से एक फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है देन द नॉन माइलिनेटेड शीथ्स। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जो बना हुआ है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि सेरेब्रम, इसका एक पार्ट है सेरेबेलम, दूसरा पार्ट है पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेब्रम का काम क्या है, ये जो हमारे रीजनिंग है, हम सोचते हैं, हमारा जो लॉजिक है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो स्पीच है, हम बोलते हैं, हमारा याददाश्त, हम जो देखते हैं, हम जो कोई आवाज़ किसी की पहचानते हैं या टेस्ट करते हैं स्टिमुलस को, ये सारा का सारा जो कंट्रोल करने वाला ब्रेन का पार्ट है, वो सेरेब्रम है। दूसरा पार्ट जो ब्रेन का है, वो सेरेबेलम है, जो कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट्स का, पोस्चर का, बैलेंस का। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ, तो हम सीधे लिखते हैं, हमें कोई गलती नहीं होती है लिखने में, या हम खड़े होते हैं तो सीधे होते हैं। खाना हम जब खाते हैं, तो वो सीधे हम हमारे हाथों के ज़रिए मुँह तक पहुँचाते हैं, हम नाक मुँह में नहीं डालते हैं। ये सारा काम जो है, ये सेरेब्रम का होता है। पॉन्स, पॉन्स जो रिले करता है सिग्नल, ये सेरेबेलम और सेरेब्रम को कनेक्ट करता है, यानी ये ब्रेन के एक पार्ट से मैसेज दूसरे पार्ट को देता है। हैंड ब्रेन से मैसेज देता है फोर ब्रेन को। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट जो भी होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल वोमिटिंग, इंटरनल ऑर्गन्स, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारा का सारा मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करने वाला होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंटिन्यू करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरेब्रम है, हैंड ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरेबेलम है। पॉन्स जो है वो कनेक्ट करता है हैंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, और मेडुला ऑब्लांगेटा इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करने वाला। फिर ये कंटिन्यू करता है एज स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो बना हुआ है नर्व्स का। हमारे पास दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो दिमाग से, जो ब्रेन से निकलते हैं, वो 12 है। और 31 स्पाइनल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं नर्व्स, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मीन्स जो हम खुद कर सकते हैं, लिखना, चलना, बोलना, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सारा कंट्रोल कौन करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, या तो ये सिंपैथेटिक होगा या पैरासिम्पैथेटिक होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स देता है हमें, यानी ये हमें अरोज करता है, किसी भी डेंजर कंडीशन है उसके लिए हमें तैयार करता है। इंटरनल फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल कभी हम किसी चीज से डर जाते हैं, कोई हमें डराता है, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज होती है। ये सारा काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये हाई एनर्जी काम को स्लो कर देता है, ये अपोजिट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी हार्ट बीट अगर तेज होगी तो वो उसे कम करेगा। ये काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल हमारे सामने अगर एक टेस्टी फूड लाएंगे, तो हमें खुद ब खुद, हम सोचे बगैर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जब हमें किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ टच करता है, उसको हॉट ऑब्जेक्ट को, तो हम सडनली जल्दी से वो हाथ वो है वहां से वापस खींच लेते हैं। तो ये काम किसका है? रिफ्लेक्स एक्शन का, यानी इसमें थिंकिंग की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। डायरेक्ट क्विक रिएक्शन जो मिलता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये खुद ब खुद होता है, इनवॉलंटरी, ये हमारे इख्तियार में ही नहीं है। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है? ये एक पाथ के थ्रू होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं।
और ये रिफ्लेक्स आर्क बनी किस चीज की होती है? ये बनी होती है उस ऑर्गन की, सेंस ऑर्गन की। फिर जहां जहां से वो इम्पल्स जाती है वो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू जाती है, और वापस जो ये न्यूरॉन सिग्नल आती है वो इफेरेंट न्यूरॉन के थ्रू आती है उस ऑर्गन तक वापस, ताकि ये जल्दी से काम कर सके, सोचे कुछ सोचे बगैर। अगर क्योंकि अगर हम सोचने लग जाए कि हमें ये हमारे लिए ये डेंजर है या नहीं, फिर हमारा हाथ भी जल जाएगा तब तक। द इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, स्किन जो फील करने में मदद देता है। हमारा रिसेप्टर ऑर्गन आई है, नोज है स्मेल के लिए, या हमारी टंग है टेस्ट के लिए, ईयर्स है सुनने के लिए। यहां से सिग्नल जाती है जो एफरेंट नर्व न्यूरॉन जो है वो कैरी करती है टू द अदर इंटरनल न्यूरॉन्स। फिर वो वापस आती है इफेरेंट न्यूरॉन के थ्रू, वापस वो उस सेंसरी ऑर्गन तक वापस आती है। उस सेंसरी ऑर्गन को वो स्टिमुलस देती है कि तुम्हें करना क्या है। द रिसेप्टर ऑर्गन सेंसरी एफेरेंट न्यूरॉन, इंटरनल मोटर न्यूरॉन। जो एफेरेंट न्यूरॉन को हम दूसरा मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, एफेरेंट को हम सेंसरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंस करता है सिग्नल। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो रिफ्लेक्स आर्क इज मेड अप ऑफ द रिसेप्टर ऑर्गन, द सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन, मोटर एंड एफरेंट न्यूरॉन एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। ये आप यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क की एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हमारा हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो क्विकली जो हमारे पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सिग्नल एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू एक ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक या मिडल ऑब्लोंगेटा तक। फिर वहां से वापस एक्सॉन ऑफ इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू वो वापस उस ऑर्गन तक आती है, तो ये हम अपना हाथ जो है वो वापस खींच लेते हैं। अब नर्वस सिस्टम खत्म हो गया तो अब एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी इनका कोई डक्ट होता नहीं है, इनकी कोई ट्यूब नहीं होता है जिसमें ये अपने सिक्रीशन डाल सके और कैरी कर सके। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशन जो भी ये डालते हैं हार्मोन्स, वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड देख सकते हैं, पीनल ग्लैंड देख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवेरी एंड टेस्टिस। ओवेरी एंड टेस्टिस को हम गोनाड्स भी कहते हैं। अब हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी एसिड ग्लैंड है, मटर के दाने जैसा ग्लैंड है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिचुएटेड है इन द ब्रेन, नियर द ब्रेन, एट द बेस ऑफ द ब्रेन ये सिचुएट है। ये मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या हो गया? ये सारे अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसके सिक्रीशंस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन होगी, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रिएट हो गया, तो हम डिवार्फिज्म, जो भी छोटे छोटे डिवार्फस होते हैं, और अगर ओवर सिक्रीशन हो गई तो जिजेंटिज्म होता है। जिजेंटिज्म मतलब वो बड़ा दिखता है, जैसे कि आप ग्रेट खाली को सारे पहचानते होंगे या इस बॉक्सर को सारे पहचानते होंगे। अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया तो जिजेंटिज्म होगा। अगर एडल्ट में, टीन एज में निकल गया, तो उसके जो हाथ बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं, या चेहरा बड़ा हो जाता है, उसे हम एक्रोमेगैली कह सकते हैं, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। दूसरा ग्लैंड जो आता है वो थायराइड ग्लैंड है। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बटरफ्लाई शेप्ड है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, थ्रोट में लोकेटेड है। जो ये हार्मोन रिलीज करते हैं वो थायरॉक्सिन है, जो सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है जिस्म के। हमारा जो भी कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म होगा, उसको कंट्रोल करने वाला यही है। थायरॉक्सिन बनने के लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो आयोडीन है, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारी जो थायरॉक्सिन अंडर सिक्रेशन होती है उसे हम गोइटर कहते हैं। इसीलिए जो आज साल्ट आता है उसमें आयोडीन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन वहीं से मौजूद होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ग्लैंड है वो पैनक्रियाज है। ये बोथ एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड में इसमें क्या फंक्शन है? ये दो हार्मोन्स करता है, जैसे कि इंसुलिन और
ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर, जो भी हम खाते हैं उसको लास्ट में शुगर ही बनता है, उसको कम करना, ब्रेक डाउन करना। और ग्लूकागॉन का काम क्या है? ये शुगर को स्टोर करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो एंटेगोनिस्टिक फंक्शन कहते हैं उन्हें। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये वो एंजाइम सिक्रीट करता है जो प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में मदद देता है। अगर इंसुलिन एक ह्यूमन में कम पाया गया तो उसको डायबिटीज होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड जो है ये लोकेटेड है ऑन द किडनीज होता है ये और इनका जो साइज है वो एज के साथ कम हो जाता है। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं, जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में हमें मदद देता है। ये नॉर एड्रेनलिन भी सिक्रेट करता है। एड्रेनलिन का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमें कोई डेंजर मिला, हमने कोई आवाज सुनी, तो हमारी जो बॉडी है ये एक फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो है वो रिलीज हो जाता है एड्रेनलिन की वजह से। ये हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, हार्ट को हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज करेगा, ये इसी के साथ साथ ब्रीदिंग भी इंक्रीज करेगा। और इसके साथ ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इस पे कोई काम ही नहीं है, इस वक्त डेंजर के टाइम पे कोई काम नहीं है, ये उसको रिड्यूस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर कोई इफेक्ट जो भी होगा वो उसको कम करता है। हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग इंक्रीज करेगा, जिससे हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में हमें मदद मिल सकती है, हम भाग सकते हैं। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल्स जो हमारी हैं, जो चलने के लिए हमें काम आता है, उन पे ये जो है रेस्पॉन्स इंक्रीज करता है। अब गोनाड्स की बात है। गोनाड जो है गमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं। गमीट यानी स्पर्म या एग। मेल्स में होते हैं टेस्टिस और ओवरीज होती हैं इन द फीमेल्स। टेस्टिस जो है वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो एस्ट्रोजन होती है और प्रोजेस्टेरोन होती है। इनका काम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग गमीट्स, जो मेल में स्पर्म होगा और फीमेल में एग होगा। इसके साथ साथ ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान में डेवलप करते हैं। जब आप प्यूबरिटी में पहुंचती हो एट द एज ऑफ 8 टू द एज ऑफ 12, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है इसी एज इसी ग्रुप के दौरान, इसी एज ग्रुप में उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। उनके मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं और फीमेल्स को फीमेल कैरेक्टर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेल में जो वॉइस होती है वो हार्श हो जाती है, इसके वो उसका हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह फीमेल में जो हो जाती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, इसमें वेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। ये सारे जो काम है ये हार्मोन्स करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। प्रेगनेंसी को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।